सोना बीएलडब्ल्यू ईवी के लिए एक ऐसी कंपनी जिसका नाम टेस्ला के साथ भी जुड़ा था। आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद में एक जबरदस्त रैली बनी, रैली के बाद इन्वेस्टर्स को खूब इसका चस्का लगा और चस्के के बाद में ये स्टॉक लगभग 5 साल हो गए, 4.5 से 5 साल, और अभी इन्वेस्टर्स को तंग करे जा रहा है। आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या रिवेन्यू पे कोई इंपैक्ट आया है या फिर एक्चुअल प्रॉब्लम है कहां, उन सबको एनालाइज आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर और हम कंप्लीट इसका डिस्कशन करेंगे जो आपकी लर्निंग और एजुकेशन को बढ़ाने वाला होगा। ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन का नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं इस वीडियो को आगे आप कंटिन्यू करें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग और एजुकेशन बढ़ाने के लिए कंटिन्यू करिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप ये बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उसे ध्यान में रखूंगा और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक वो लाने की कोशिश करूंगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए वो आप बताइए। साथ में ये ध्यान रखिए, हमारे नाम पे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रॉड होते हैं, तो उनसे बचने के लिए कुछ भी काम करने से पहले इस नंबर पर हमसे संपर्क जरूर करिए। मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको रिप्लाई कर देगा और आप कोई भी तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे कंफर्म करना है, उसके बाद ही कुछ काम करिए या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के बाद ही कुछ काम करिएगा। चलते हैं अब आगे, यहां बात करते हैं सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर। एज यू कैन सी राइट नाउ, अभी एक स्विंग हाई लगा था, वहां से भी 50% स्टॉक नीचे आ चुका है। 445 के आसपास जो है कंपनी चल रही है एंड देर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि ये इस गैप को फिल करने आया है और डाउन साइड में इस गैप को फिल किया जा रहा है। आइए सबसे पहले इसके बिजनेस को समझते हैं, चीजों को देखते हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आप निराश नहीं होंगे, इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए आते हैं यहां पर, सबसे पहले इस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं कि यहां पे क्या है। देखो सोना बीएलडब्ल्यू करती क्या है, पहले वो समझ लो। डिजाइनिंग इंजीनियरिंग करती है और ईवी के अंदर इसका काम है, ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो। अब ध्यान रखिएगा, कंपनी एक्सपेंड कर रही है अपना बिजनेस रोबोटिक्स के अंदर, जो ह्यूमन रोबोट है उनके अंदर, और रेलवेज के अंदर भी कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है। इसका यूज कहां होता है, देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो पूरा होता ही है, उसके अलावा अब ये रेलवे की तरफ भी जा रही है और थोड़ा रोबोटिक्स की तरफ भी जा रही है। रिवेन्यू इसकी पिछले साल अच्छी रही है और बीईवी रिवेन्यू मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रिवेन्यू है वो भी कंपनी की अच्छी मानी जाएगी। यहां पर आइए, सेक्टर इन कंपनी ग्रोथ एनालिसिस, डिस्पाइट वीकनेस इन द साइक्लिकल ऑटो डिमांड घटी है, बट फिर भी इसने अपने मार्जिन अच्छे मेंटेन करे हैं। 27% के मार्जिन लास्ट ईयर तक के थे, अब जो Q1 का रिजल्ट है उसमें 23% के ओपीएम कंपनी ने मेंटेन करे हैं। कंपनी का नाम देखो किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, फोर्ड, डेना, कमिंस, और इनडायरेक्ट टाइज है टेस्ला के साथ में। आपको याद होगा टेस्ला को लेकर इसकी एक न्यूज भी आई थी, उसके बाद एक रैली हुई थी स्टॉक में, लेकिन वहां पर ज्यादातर इन्वेस्टर्स ट्रैप हुए हैं। ऑर्डर बुक कंपनी कितनी है, 26,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है, जो कि FY25 में जितनी रेवेन्यू हुई है उसका 7 टाइम्स है। 26,000 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यू है और कैपेक्स गाइडेंस भी इनके पास अवेलेबल है। भी अगर बात की जाए प्रोडक्ट स्ट्रेंथ और मोनोपोली फैक्टर्स की, तो देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग मोट इन द ईवी डिफरेंशियल सिस्टम एंड रडार सेंसिंग टेक वाया नोवेलिक। तो यहां से इसका एक जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो हो जाता है लीडिंग इन द रोबोट एम्बेडेड डिफरेंट सिस्टम्स एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बेस। अब ये क्या है, ये मैं आपको आगे और समझाने वाला हूं, क्योंकि ये रोबोटिक्स के अंदर अपना जो बिजनेस है वो चालू करने जा रही है। आप धीरे धीरे देखेंगे इस चीज को। अभी हम चलते हैं वैल्यूएशन मैट्रिक्स को हम बाद में देखेंगे और यहां पर पीयर कंपैरिजन हम बाद में समझेंगे। रीसेंट फॉल क्यों हुई है, क्योंकि Q1 का जो रिजल्ट आया है उसमें कंपनी का ड्रॉप हुआ है, और साथ में रैली सपोर्ट बाय स्ट्रॉन्ग ईवी ऑर्डर वो पहले हुई थी, लेकिन वो पहले इनके हिसाब से जो रैली होती है, यानी हम जो रैली का डाटा लेते हैं उस डाटा में हमें ये दिखाना पड़ता है कि रैली हुई है कुछ रीजन की वजह से, बट एक्चुअल में उसके टेक्निकल रीजन बहुत ज्यादा होते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे जाके। आइए आप समझते हैं, यहाँ पे रिकवरी एक्सपेक्टेड है जो सेकेंड हाफ होगा, फर्स्ट हाफ में नहीं सेकंड हाफ में होगा FY26 के, और रोबोटिक इंटीग्रेशन के ऊपर ज्यादा फोकस है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं रोबोटिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जेवी स्केलिंग एंड मार्जिन के ऊपर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनका मैनेजमेंट खुद कह रहा है। अब देखिए स्ट्रेंथ क्या है, लार्ज बीईवी सेंटर ऑर्डर बुक है इनकी और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है। इंडिया में ही नहीं, इनका बहुत सी कंट्रीज के अंदर काम जो है वो चल रहा है, तो खाली इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। और रेवेन्यू कैसे आती है वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद में वीकनेस क्या है, ये वीकनेस है हाई वैल्यूएशन है और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस डिप हुई है। अब इन सब को छोड़ने के बाद भी अगर आप सिर्फ ये समझना चाहो कि एक्चुअल क्या है, कैसे समझना है, तो मैं वैल्यूएशन मैट्रिक्स के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपको लेके चलता हूं। इसको जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, ये तो मैंने आपके लिए सिर्फ एक एग्जांपल के लिए चीजें लगाई है जो आप देख पाएं। यहां पर आइए, हम ओवरव्यू पे आते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डाटा समझिए। कंपनी का मार्केट कैप अभी है 27,000 करोड़ का, बुक वैल्यू है 45 रुपीज पर शेयर की, डेट टू इक्विटी है 0.08, यानी डेट फ्री कंपनी, दैट इज अ गुड साइन। प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग देखी जाए तो वो कम है, और वो कैसे कम हुई है उसका डाटा अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ईपीएस लगभग 10 का है, जो कि काफी कम माना जाएगा इतनी बड़ी कंपनी के लिए। इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूं यहां पे पी रेशियो में, तो 45 का पी रेशियो है। आरओसी और आरओई इसको जस्टिफाई नहीं करते। अब आरओसी और आरओई जो है, ये कई जगह तो आरओसी और आरओई जो दिखती है अलग अलग वेबसाइट पे, वो दिखती है
ट्रेलिंग 12 मंथ पे, कई देखते हैं ईयरली बेसिस पे, कई आगे का आउटलुक लेते हैं। एक्चुअल जो ये आरओसी आरओई है आप 10 और 13 को भी कह सकते हैं, और अगर आप चाहें इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का डाटा लेना तो यहाँ पे आरओई 14 की हो जाएगी और ये लगभग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17 का हो जाएगा। तो मेरा काम है आपको सही इंफॉर्मेशन देना। आगे समझो, डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 52 वीक हाई काफी ऊपर रहा है। अगर आप यहाँ पर भी देखो लास्ट 5 ईयर का स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या है, कुछ भी नजर नहीं आता है। अब आइए मैं एक बार पी रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा इसकी रेवेन्यू ब्रेकअप आपको दिखाता हूं, वो जरा ध्यान से समझिए। इसको जरा आप ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने डाटा लगाया है पी रेशियो का लास्ट 5 साल का। तो देखेंगे अगर आप ध्यान से तो एक बार पी रेशियो 2021 दिसंबर में 200 का चला गया था। तो 200 के पी रेशियो पे वैल्यूएशन जस्टिफाई थे क्या? नहीं थे। आज भी बहुत सी कंपनी है जो हजार के पी रेशियो पे चल रही है। कोई बात नहीं, 5 साल बाद मिलेंगे, करेंगे जयराम जी की, क्या दिक्कत है, पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि इतनी वैल्यूएशन नहीं टिकती है भाई साहब। जब हम जैसा कोई पागल आदमी यहां बोलेगा कि नहीं नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो तेजी वाला स्टॉक होता है, तो हम जैसा कोई एनालिस्ट अगर बोल देगा तो गालियां सुनने को मिलेगी। बट दैट्स द रियलिटी ना, हमारा काम है अच्छी चीज बताना। लॉन्ग टर्म में समझ आएगा कौन सही है कौन गलत है, और एक हाइप क्रिएट करने वाले होते हैं वो सही लगते तो ठीक है, अपनी मर्जी, पैसा बनता तो बना लो, अच्छी बात है। अब ये 5 साल में ये आपको दिखा कि 200 तक का पी रेशियो गया था। राइट नाउ पी रेशियो कितना है? 45 का आ गया। अब आओ एवरेज पी रेशियो, जो मीडियन आया है वो 75 है। 45 भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ज्यादा है, 40 के आसपास इसका पी रेशियो रीजनेबल है। बट यस, ईवी के अंदर इसकी पकड़ अच्छी है, तो पी रेशियो कई बार जो है वो डिफरेंट होता हुआ दिखेगा, अप डाउन बहुत दिखेगा, बट वो भी जस्टिफाइड होना चाहिए। लाइक अगर मुझे कोई 60-70 से ऊपर की पी पे करने को कहे इस कंपनी के लिए तो मैं नहीं करूंगा। मेरे लिए अच्छे वैल्यूएशन होंगे 30 से 40 की पी के बीच में, और 60 से 70 की पी जाने के बाद मैं थोड़ा कॉशियस हो जाऊंगा, भैया कुछ दिक्कत है, समझ आया? तो ये चीजें रहती है, अपना अपना कंफर्ट होता है, मैंने अपना कंफर्ट आपके साथ शेयर किया। अब देखो इसकी रिवेन्यू, यहां पे समझो रिवेन्यू कैसे आती है, प्रोडक्ट वाइज समझो। डिफरेंशियल गियर्स जो है वहां से 29% का कंपनी रिवेन्यू लाती है, डिफरेंशियल असेंबली से 27%, माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर से लगभग 21%, और कन्वर्जनल स्टार्टर मोटर से 9%, ट्रैक्शन मोटर से कंपनी 8% का, और अदर गियर से लगभग 3% की रिवेन्यू लाती है। यानी 3 मेन रिवेन्यू सोर्स हुए, डिफरेंशियल गियर्स, डिफरेंशियल असेंबली और यहां पे माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर। ये आपको ध्यान रखना होगा। आइए आगे चलते हैं, इसको समझिए। अब आते हैं पावर ट्रेन के अंदर। पावर ट्रेन में देखो इनका अच्छा काम है, जो कि सबसे बड़ा मेन काम हो गया बैटरी ईवीज का 36% का। उसके बाद में पावर सोर्स न्यूट्रल 34%, माइक्रो हाइब्रिड 21%, और आइस डिपेंडेंट जो है, आइस मतलब आईसीई, तो वो वहां से लगभग 9% के आसपास का काम है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप समझो, खाली इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी या काम बाहर भी है, तो नॉर्थ अमेरिका से 40% की रिवेन्यू कंपनी लाती है। अब देखो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन खराब हो रखे हैं, लेकिन अभी तक इस कंपनी के बिजनेस पे इतना इंपैक्ट नहीं है। आगे देखने को मिलता है नहीं मिलता है, लेट्स सी दैट। रिजल्ट्स पढ़ेंगे या फिर टेक्निकल पैटर्न्स हमें बताएंगे। अगर इंडिया से बात करें तो 30% की रिवेन्यू कंपनी लाती है, यूरोप से 23% की, एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया करें तो लगभग 6% की रिवेन्यू कंपनी लेके आती है। अब आइए उसको समझिए, पैसेंजर व्हीकल है या वर्टिकल क्या है वो समझिए। पैसेंजर व्हीकल में कंपनी के 71% का रिवेन्यू सोर्स रहता है, यानी कि जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर लगते हैं। उसके बाद में कॉमर्शियल व्हीकल में लगभग 11%, और ऑफ हाईवे व्हीकल्स के अंदर लगभग 9%, और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है। इलेक्ट्रिक जो 4 व्हीलर है वो पैसेंजर व्हीकल में ऑलरेडी इंक्लूड है। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में वो 4 व्हीलर भी इंक्लूड है, नहीं, ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है। यानी कि जो स्कूटी हो गई इलेक्ट्रिक वो, या फिर आप ऑटो रिक्शा देखते होंगे 3 व्हीलर में, वहां से 8% का कंपनी का बिजनेस है, मतलब कि 8% उसके प्रोडक्ट वहां पे रहते हैं। अब आइए जरा आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आइए, इसके ऊपर वापस से बात करते हैं और इसको जरा समझिए। यहां पर देखिए, इस फोरकास्ट के ऊपर मैं आया हूं क्योंकि मुझे ये फीचर थोड़ा सा ठीक लगा। मैंने कहा देखते हैं, देखो इबिटा की फोरकास्ट है यहाँ पे, इसको जरा समझो कि इबिटा सुधर सकता है मार्च 2026 तक आते आते, मतलब इस क्वार्टर में, यानी सितंबर का जो क्वार्टर आएगा उसमें इबिटा कम होने की उम्मीद है, ऐसा लगता है, फोरकास्ट है। नेट इनकम की बात करें तो सिमिलरली दिख रहा है कि नेट इनकम कम हो सकती है। अब अगर इससे अच्छे रिजल्ट आ गए ना तो वो मार्केट के लिए सरप्राइजिंग होता है। ये भी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर प्राइस के ऊपर आए तो प्राइस की भी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। रिवेन्यू के ऊपर आ जाए, टोटल अगर देखें तो सितंबर के अंदर थोड़ी सी डिप की ही चांस दिखती है रिवेन्यू की। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी दिखता है कि सितंबर के अंदर तक, मतलब मार्च से इस मार्च तक थोड़ा सा एक डिप जो है वो नजर आता है। आओ आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखो चीजें हमें उनको एनालाइज करना है। अगर हम यहां पर आ जाए क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो इसको एक बार ध्यान से समझो।
पहले यह देख लो, फिर इसको आप मैं उस फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा जब हम ग्राफ फॉर्मेट में देखेंगे। अब इसको देखो, यहां पर अगर आप देखेंगे एक चीज आपको कंफर्म हो जानी चाहिए, 895 करोड़ का कंपनी ने बिजनेस किया है। इसमें अदर इनकम इंक्लूड है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। अदर इनकम थोड़ी सी ज्यादा नहीं है। और यहां पर पिछले साल में देखेंगे तो 900 करोड़ का कंपनी ने बिजनेस किया था। 28% का ओपीएम था, जो ओपीएम घट के 23% हुआ है। दैट इज अ नेगेटिव थिंग, मार्केट उसकी पनिशमेंट देगा। अगर आप देखेंगे तो पहले 30%, 28%, 27% मार्जिन थे, 26 भी हुए तो ठीक थे, 23 होते ही मार्केट ने कुटाई करनी शुरू कर दी और बढ़िया तरीके से कुटाई हुई है। फिर आगे देखो, नेट प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो 142 करोड़ से नेट प्रॉफिट 122 करोड़ हो गया, और ये लोवेस्ट है। अगर आप ध्यान से देखो, लास्ट 2023 सितंबर में ऐसा आया था, वो जून 2025 में ऐसा आया है, तो लोवेस्ट है। अगर 2 सालों का डाटा देखा जाए तो सबसे कम हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है, तो ईपीएस भी उसके हिसाब से लोवेस्ट है, तो मार्केट ने उसकी पिटाई कर दी है। अब देखो, हर चीज के एक रीजन है। इसी को मैं एक बार एनुअल कन्वर्ट करता हूं, फिर हम इसको ग्राफ फॉर्मेट में समझेंगे। एनुअल अगर आप देखेंगे तो अब सेल को देखिए एक बार, आप यहां से 2020 से देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ थी, 50%। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% की ग्रोथ थी। यहां पर भी आप देखेंगे तो लगभग 25% की ग्रोथ थी। यहां पर भी थी, यहां तक भी ठीक थी, लेकिन इधर से इधर आते 10% की ग्रोथ पे आ चुका है। वो इधर तक ठीक था, यहां पे 10% की ग्रोथ हो चुकी है। और अब तो ट्रेलिंग 12 मंथ में देखा जाए तो वो तो कुछ है ही नहीं। मार्जिन के ऊपर आई है, 27% के मार्जिन लास्ट ईयर तक थे और अभी 23% हुए हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ में एवरेज करके वो 26% चल रहे हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ का नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 300 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़ ऐसे था, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ और अब वापस 580 करोड़ हो गया है ट्रेलिंग 12 मंथ का। आप चाहें तो खाली इतना डाटा ही देख सकते हैं। सिंपल बात यह है, 10 रुपए का ईपीएस है और 450 का स्टॉक है, तो 10 का ईपीएस अभी भी एक्सपेंसिव ही माना जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब इसको ग्राफ फॉर्मेट में समझो। ये देखो, ये हमारे सामने आया एनुअल डाटा है। अब इस एनुअल डाटा को समझो, ये रेवेन्यू की ग्रोथ है। यहां पर देखो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक की ये ग्रोथ है। अब आओ आगे 25 की ओर दिखाता हूं, इसको और समझो। यहां पर आइए, ये देखिए 25 की ग्रोथ, यहां पर ये रही 25 की ग्रोथ और ये 26 की ग्रोथ। तो आपको खुद दिख रहा होगा ग्राफ फॉर्मेट में कि आप लगातार अपसाइड पे थे और आपकी यहां पर अपसाइड थोड़ी हो गई। ये अपसाइड ठीक थी, ये भी ठीक थी, ये काफी अच्छी थी, यहां थोड़ी हो चुकी है। अब नेट प्रॉफिट देखेंगे तो और पता चलेगा, तो इनकम की बात हुई है। अब आओ जरा एक बार इबिटा के अंदर, इबिटा को देखो। इबिटा भी अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये देखो साइज कम होती गई और ट्रेलिंग 12 में एक्सपेक्टेशन है कि और कम ही रहेगा। आगे चलो, ओपीएम को देखो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा होता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। ओपीएम देखना बहुत जरूरी है, आपकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी है। तो आपकी 2019 में ओपीएम अच्छा था, 20 में थोड़ा कम हुआ, चलो कोविड की वजह थी। उसके बाद में आपकी लिस्टिंग हो जाती है 21 में, उसके बाद 28%, फिर देखो क्या हुआ, फिर 26, फिर 25, फिर कितना है यहाँ पर 28 अगेन, और उसके बाद में क्या है यहाँ पे 2025 में 27 पे आ चुका है। ये आपकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रही है ओपीएम की। ये अच्छी मानी जाएगी, खराब नहीं कह सकते क्योंकि कंसिस्टेंसी है। अब प्रॉब्लम कहां है उसके लिए आप यहां पे चलते जाइए। हम चलते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। आइए, दिस इज द नेट प्रॉफिट जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, 2020 में मेरा नेट प्रॉफिट कितना था, 21 में कितना हुआ, इस टाइम तो मेरी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद ही मेरा ग्रोथ चालू होगा। उसके बाद 22 में कितना हुआ, 23 में कितना हुआ, 24 में कितना हुआ। तो अब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो है वो देखते जाओ आपकी कैसे कम होती गई है। मतलब मार्केट उन चीजों को देख रहा है कि आपके ग्रोथ गाइडेंस कम होते जा रहे हैं और आप ग्रोथ कम कर रहे हो। ईपीएस पे आ जाओ, ईपीएस को भी अगर आप देख लो तो लास्ट 3 जो ये बार हैं इनमें आपको दिखेगा कि उतनी ग्रोथ नहीं है। ये जो चीज थी इसके लिए मार्केट पैसा देता है, इसके लिए मार्केट जस्टिफिकेशन मांगता है और हाई पी पे वो सस्टेन नहीं करते हैं। ओके, अब इसको जरा मैं एक बार क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे आपको दिखाना चाहूंगा। लुक एट दिस, ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, ईपीएस की परफॉर्मेंस है। इसको मैं नेट प्रॉफिट करता हूं, ध्यान से देखो। तो नेट प्रॉफिट आप जो पोस्ट कर रहे हो, ये नेट प्रॉफिट 122 करोड़ का, यही नेट प्रॉफिट आप यहां पर 112 करोड़ 122 करोड़ का कब पोस्ट कर चुके हो, मार्च 2023 में। तो आपको वैल्यूएशन किस चीज की मिलेगी भाई, 2 साल तो एक खराब हो चुके हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट की हालत है तो वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो डिप है ये आपको दिख रही है। इसी को अगर ईयर ऑन ईयर करूं, जून 25 से यहाँ पे जून 24, तो देखो 142 करोड़, तो वहां पे भी डिप है। इसको एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर रिवेन्यू के ऊपर। अब आओ जरा, ये देखो पिछले कई क्वार्टर से क्यों गिरावट है, क्यों नहीं चल रहा, उसका रीजन समझ लो। ये जो आपकी रिवेन्यू दिख रही है 895 करोड़, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 बार से तो कोई ग्रोथ नहीं है। प्लस अगर इनको भी देखा जाए तो यहां से अगर आप ओवरऑल देखो 2022 दिसंबर से तो कोई बड़ी ग्रोथ कंपनी नहीं ले पा रही है। मार्च 2023 तो लास्ट टाइम था जब 749 करोड़ की एक थोड़ी सी बार में डिफरेंस दिखा था कि हाँ अच्छा डिफरेंस है। उसके बाद में कोई बड़ी ग्रोथ यहां पे नजर नहीं आ रही है एज पर द परसेंटेज, तो उसको मार्केट पनिशमेंट देता ही देता है और उसके अकॉर्डिंग जस्टिफिकेशन होते ही होते हैं। अब ये चीजें हुई, अब आओ जरा शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। यहां समझो, ये हमारे पास शेयर होल्डिंग का डाटा है। ये देखो
प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कैसे बेची है, यहाँ पे जून 2021 में क्या थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी। हालांकि वो एफआईआईज को भी गई है, ऐसा नहीं कि सारी पब्लिक को गई है। और अभी सितंबर आते आते उन्होंने फिर से होल्डिंग जो है सितंबर 24 के बाद में यहाँ पे जून 2025 आते आते फिर से होल्डिंग 28.2 रह गई है। अगर आप ध्यान से देखो उन्होंने अपनी होल्डिंग लगातार बेची ही बेची है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें यहाँ पे एफआईआईज के अंदर, तो एफआईआईज की एंट्री यहाँ पे सितंबर 2023 के बाद में हुई थी और जून 2025 तक उनकी एंट्री 29% से है। हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे पब्लिक में, तो इनके डाटा को देखो, पब्लिक की होल्डिंग कैसे रही है। देखो पब्लिक की होल्डिंग पहले बढ़ी हुई थी मार्च 23 तक, यहाँ पे देखो, क्योंकि उस टाइम पे शेयर ने टॉप लगा दिया था अपना, उस टाइम तक बहुत ज्यादा वो लग रहा था मोमेंटम का काम, टॉप तो 2021 में ही लग गया था। उसके बाद में जून आते आते अभी तक होल्डिंग लगभग 6-7% की पब्लिक के पास है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते पब्लिक को चिपका है। ओवरऑल एनालाइज करके ये तो पता चलता है फंडामेंटली तो स्ट्रांग है भैया, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी सस्टेनेबल है। प्रॉब्लम है इसका समय खराब है, ग्रोथ नहीं आ पा रही है। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहां पर ये करते हैं हम लोग प्रॉपर इस चीज को एनालाइज, और इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए आप। यहां पर मैंने इसको प्रॉपर आपके पास ये लगाई। प्रमोटर्स अभी 28% की होल्डिंग पे है, एफआईआई 30% की, और डीआईआईज का पैसा, अभी डीआईआईज का खुद का पैसा नहीं है, हमारा ही है, पब्लिक का ही पैसा है, उनका अभी 35% लगभग का माल है और 6% पब्लिक का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। 4 लाख से ऊपर शेयर होल्डर इस कंपनी के हैं जो इसे जानते हैं और काम कर रहे हैं। अब आओ यहां पर एक बार मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर इसको जरा एक बार आप देखना, यहां पे चलते हैं। रिसेंट की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होगी, और उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी खुद क्या कह रही है। आओ जरा, और इसका बिजनेस कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, वो जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आइए, ये देखिए जरा, और फिर काम की बात होगी हमारे टेक्निकल चार्ट पे ज्यादा काम की, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये देखो कंपनी खुद बता रही है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस माइनस में रही है, ग्रोथ नहीं आई है। तो ये चीजें हैं जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है और शेयर प्राइस उसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। अब आओ जरा यहाँ पर इसको देखो, ऑर्डर बुक का डाटा दिखाता हूँ। ये देखो 262 बिलियन यानी कि 26,000 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में, 26,000 करोड़ रुपए, जो कि 7 गुना ज्यादा है FY25 की रेवेन्यू से। यानी कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी है, फंडामेंटली नो प्रॉब्लम। ग्रोथ इज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई मार्केट इज नॉट पेइंग द प्राइस और नॉट पेइंग द वैल्यू। आप ऐसा कह सकते हो, समझ आया। अब आओ आगे चलो, यहां पर एक चीज और देखना, इसको मैं दिखाता हूं इसके प्रोडक्ट कहां कहां यूज होते हैं, थोड़ा सा ये आप समझ लो। दिस इज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अगर आप देखोगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि चीजें बहुत सी समझ आ जाएगी यहाँ पे। अब आओ जरा, ये पहले इसका जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो देख लो। यूएसए, बेल्जियम, जर्मनी, चाइना, सब जगह इस कंपनी का है काम। ऐसा नहीं है कि कंपनी खाली इंडिया तक सीमित है, काम तो सब जगह है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आओ जरा यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट वाइज जो चीजें हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा। लुक एट दिस प्रोडक्ट समरी, ये जो है देखो, प्रोडक्ट समरी में कार्स के लिए इसके प्रोडक्ट हैं, और यहाँ पे ये क्या है, कॉमर्शियल व्हीकल हो गए जो कि ट्रक वगैरह है उनके लिए प्रोडक्ट हैं। अब आओ यहाँ पर देखो, बसेस के लिए हैं, ओके, बसेस में आप ईवी बसेस को भी इंक्लूड कर सकते हो। ऑफ हाईवे व्हीकल, ऑफ हाईवे व्हीकल क्या होते हैं, वो जेसीबी मशीन वगैरह वो नहीं देखते, बड़े बड़े वो जो चलते हैं रोलर वगैरह, वो सारे, तो ये उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं। ये जो आप देख पा रहे हो इनके लिए लाइट कॉमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास में। अब आओ यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो चीज है ना, नॉन ऑटोमोटिव चीज में भी कंपनी आ चुकी है, ह्यूमन रोबोटिक्स जो है वहां पे भी कंपनी आ चुकी है, तो यहां पे भी अपना काम कर रही है। साथ में इसको देखो, इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल, इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल के लिए कंपनी के प्रोडक्ट हैं। रेलवेज के अंदर भी कंपनी अपना बिजनेस जो बढ़ाने जा रही है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करी है। अब आओ टेक्निकल एनालिसिस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेरा फेवरेट पार्ट है। आइए यहां पे एनालाइज करते हैं। अब देखो ट्रेंड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैं नहीं कह रहा खराब है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, मैं नहीं कह रहा खराब है, कंपनी लॉन्ग टर्म में रन भी करेगी, मैं नहीं कह रहा खराब है, कंपनी आगे बढ़िया परफॉर्मेंस ला सकती है, मैं नहीं कह रहा खराब है। लेकिन शेयर प्राइस के ऊपर तो आपको प्राइस एक्शन समझना ही पड़ेगा, वहीं से डिसीजन होगा। खराब तो बिल्कुल भी नहीं थी, 5 साल से रिटर्न क्या है वो बताओ। तो वैल्यूएशन नाम की चीज होती है, वो हमें समझनी होगी। देखिए पहले स्टॉक लगभग 184% बढ़ा, वहां से स्टॉक टूटा 52% तक, वहां से फिर ये जब बेस बिल्डिंग हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था दैट यहां से इसका एक ट्रेंड बन सकता है। फिर जब यहां पर हमने देखा भी था कि स्विंग कंप्लीट हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये जो लेवल्स थे, ये कटना और ये कटना बहुत नेगेटिव था। ये जनवरी के अंदर कटे थे, जनवरी 2025 में, और वहां से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 8 महीने जा चुके हैं, पता भी नहीं चला है। इस तरीके से मार्केट कुटाई करता है। और यहां पर भी हमारी एक बार बात हुई थी कि ये सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है ऊपर, हमने एक वीडियो में बात करी थी, क्यों सस्टेन नहीं कर पा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, और वहीं पे हमने डिसीजन लिए थे कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। आइए इसको देखते हैं एक बार। राइट नाउ सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन ये है कि अभी भी डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद में क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड के बाद एक डेड कैट बाउंस बैक आया, जहां पे एक गैप पेंडिंग था, उस गैप को फिल किया जा रहा है, दैट इज वेरी गुड, बढ़िया माना जाएगा। अब ये लगातार बेयर्स का अटैक था, अगर आप ध्यान से देखो तो दैट वाज अ बेयर्स अटैक।
उस बेयर्स के अटैक के बाद में पहली बार बुल्स ने प्रूफ किया कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो बुल्स ने एक डेड कैट बाउंस बैक हम कह सकते हैं लिया है। हो सकता है आगे जाके ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन जाए। अब ये तो लिया है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो स्टॉक इसी वेव के हाई और लो के अंदर कैद होकर रह गया है। समझ आया? यानी जिधर भी इसका हाई या लो कटेगा उधर ट्रेंड एक्सलेट होने के चांस रहेंगे। इस बेयर्स के अटैक को नलीफाई करने के लिए आपको इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको माना जाएगा कि हाँ वो बेयर्स का अटैक नलीफाई हुआ है, तब तक वो नलीफाई नहीं माना जाएगा। तो अब ओवरऑल वीकली चार्ट पे अगर ट्रेंड देखें अभी, तो अभी वीकली चार्ट पे ट्रेंड ये है कि डाउन ट्रेंड के बाद में एक अप ट्रेंड आया है, अप ट्रेंड के बाद फिर डाउन ट्रेंड है, यानी अब ये एक साइडवेज जोन में जा चुका है, जहां पे ऐसा लगता है कि गिरावट फिलहाल के लिए थम चुकी है, ऐसा लगता है। अब मुझे उम्मीद होगी आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि एक अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड है, जो कि बताता है एक बार बुल्स ने धावा बोला, फिर बेयर्स ने बोला, अब दोनों के अंदर लड़ाई होगी तो कंसोलिडेशन की संभावना वीकली चार्ट दिखाता है। तो इसको हम कहते हैं साइडवेज टू बुलिश चार्ट। साइडवेज टू बुलिश होने की संभावना ज्यादा होती है, ऐसा हमें लगता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगेन रिमाइंडिंग, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। अब आओ जरा मंथली चार्ट पे इसको देखो, लुक एट दिस इज द मंथली डाटा। आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स नेगेटिव रहा, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर वापस एक बनी, लेकिन वो एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर जा रही है। हो सकता है कि वापस इसको टच करने भी आ जाए। तो अभी हमारे पास अप ट्रेंड के प्रॉपर इंडिकेशंस मंथली चार्ट पे भी नहीं है, यानी कि साइडवेज टू बुलिश होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा लगता है कि मंदी ज्यादा बड़ी यानी मुश्किल है, एज पर दिस डाटा ऐसा लगता है। डेली पे कन्वर्ट करते हैं और इसको जरा एक बार आप ध्यान से देखिए, डेली चार्ट पे कन्वर्जन किया और इसको समझो, दिस इज द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, इसी को टच करके वापस नीचे आया ऐसा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेली चार्ट पे भी इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को काटा जाए तो इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, दैट शुड बी द रिव्यू पॉइंट। अभी फिलहाल वो रिव्यू पॉइंट है नहीं, और वो रिव्यू पॉइंट बन सकता है 500 से 520 की रेंज में, उस वक्त एक बार आप वापस से रिव्यू करके देख सकते हैं। बट ओवरऑल बढ़िया ट्रेंड के लिए आपको ये जो 560 की रेंज है इसको ब्रेक करना ही होगा, उसके बाद ही कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए डाटा निकल के आएंगे, वो एक रिव्यू पॉइंट हो सकता है। तब तक प्रॉपर अप ट्रेंड मिसिंग है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है जो हमने टेक्निकल चार्ट पे ली है। अगर इसी को हम एक बार यहां पढ़ ले, लास्ट टाइम भी गिरावट के बाद में जब ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को काटा गया अच्छे से आफ्टर कंसोलिडेशन, सो देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड। अब उसको राइड कैसे किया जाता है वो सबकी अलग अलग चॉइस के ऊपर है। सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिख रहा है। सो यहां पर बुल्स की थिंकिंग क्या होगी, आइए उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले यहां चलते हैं, आइए इसको एक बार एनालाइज करते हैं। लुक एट दिस, आइए हम एक यहां पे चार्ट ड्रॉ करते हैं, डेली चार्ट है, आप ऐसा समझिए। ओके, इस टाइप से एक डेली चार्ट है। ओके, तो इस टाइप से एक चार्ट है एंड दिस इज द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। ओके, तो इस टाइम पे बुल्स की थिंकिंग क्या होगी, देखो बुल्स किस किस टाइप के होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। अगेन रिमाइंडिंग, नो बाय सेल रिकमेंडेशन एज पर सेबी रूल्स एंड यूट्यूब पॉलिसीज। आप समझो, यहां पर हम पहले बात करते हैं जो स्विंग प्लेयर्स होते हैं। स्विंग प्लेयर्स इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जिनको स्विंग करनी होती है भाई, वो कहते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड। ओके, नॉट इंटरेस्टेड, क्यों, वेटिंग फॉर द सेटअप, वो सेटअप का वेट करेंगे, देयर इज नॉट सेटअप। बात करते हैं जो यहां पर फ्रेश वन टाइम इन्वेस्ट के लिए देखते हैं, उन प्लेयर्स की थिंकिंग, उन प्लेयर्स की या उन बुल्स की थिंकिंग यहां पे क्या होती है, वो भी एक ही बात कहते हैं, नॉट इंटरेस्टेड, keeping an eye on this but not interested, क्यों, waiting for the right setup। फिर वो देखते हैं थर्ड प्लेयर यहां पे कौन से होंगे, थर्ड बुल्स कौन से होंगे, एक्यूमुलेशन टाइप बुल्स। ओके, एक्यूमुलेशन टाइप बुल्स, वो यहां पे क्या सोच रहे हैं, इस टाइप के प्लेयर वो ये सोचते हैं कि कंपनी क्या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। आंसर इज यस। कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, बिल्कुल है। क्या कंपनी का आने वाले टाइम में जो बिजनेस जिस चीज पे डिपेंडेंसी है उसमें ग्रोथ है, यस, ईवी के ऊपर, ऑटोमोबाइल के ऊपर, तो यस ग्रोथ है वहां पे। अब ये क्या देखते हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि क्या कंपनी अपने हाई से 50-60% नीचे मिल रही है, हाँ मिल रही है, तो एक काम करते हैं, वो फिर इसको देखते हैं, ये होते हैं एक्यूमुलेशन टाइप प्लेयर्स। तो खाली ये जो प्लेयर्स होते हैं वही लुक आफ्टर करते हैं इस टाइप के बिजनेसेस को अभी के लिए फिलहाल। बाकी जो स्विंग वाले होते हैं या इन्वेस्ट वाले होते हैं, प्रॉपर जिनको देखना होता है, ऐसे बुल्स की थिंकिंग पता है अभी क्या होती है, वो वेट करते हैं सेटअप का। अब ये जो एक्यूमुलेशन वाले होते हैं ये एक बार में कभी नहीं लेते, इनका मतलब ही यही है कि 50-60 टूटने के बाद तो ये कुछ ना कुछ देखते हैं। सो एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो इस टाइप के चार्ट्स पे क्या होता है, जो बुल्स होते हैं वो वेट करते हैं प्रॉपर इंडिकेशन का, अगर वो स्विंग वाले हैं। जो बुल्स होते हैं वो वेट करते हैं अगर वो इन्वेस्ट वाले हैं तो भी प्रॉपर इंडिकेशन का। लेकिन जो बुल्स है जो कि एक्यूमुलेशन टाइप कंपनियों को सर्च करते हैं तो वो ऐसी कंपनी को एनालाइज करते हैं। बाकी आपको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें क्या किया जा सकता है क्या नहीं, और इसकी डिटेल जो
रिपोर्ट है टेलीग्राम पे, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है। इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट जो एजुकेशन को, आपकी लर्निंग को बढ़ा सकती है, वो टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वरना आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि टेलीग्राम का लिंक भेजो, हमारी टीम आपको भेज देगी। तो आप चाहें तो वो वहां से रिपोर्ट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद होगी मैंने अपनी एनालिसिस में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी कोई कमी रहे तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ में अगर आप हमारे साथ ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो वेब एनालिसिस में आइए, जो एक 1-to-1 लर्निंग प्रोग्राम है, जहां एक समय में एक इंसान हमारे साथ सीखता है। सीखने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हमें अगर सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमारे नंबर पे संपर्क करके आप लिंक ले सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।